सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। इस क्लास को मैं हर रोज़ लेके आता हूँ द हिंदू के एक एडिटोरियल के साथ, ताकि आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब बेहतर बने, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। तो आप देखेंगे तीनों को मिक्स करके एक साथ लेकर के हम चलेंगे इस क्लास के अंदर। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल है फॉर द वीकेस्ट। द एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट शेड्यूल कास्ट पीपल माइट ऑल्सो हैव सम सब कैटेगरीज अमंग देम। हो सकता है अभी शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कैटेगरीज आ जाएं, किसी कैटेगरी को ज़्यादा रिजर्वेशन मिले, किसी को कम मिले। तो इसी के ऊपर है ना ये अपना एडिटोरियल आज का बेस्ड। चलिए शुरू करेंगे। अपने साफ साफ नोट्स बनाना और पूरी वीडियो को एक सिटिंग में देखना फ्लो के साथ। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे फॉर द वीकेस्ट, सबसे वीक लोगों के लिए। द वीकेस्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, चलो आगे देखेंगे। अभी वीक होता है कमजोर, द वीकेस्ट मतलब सबसे कमजोर लोग हमारे समाज के। कह रहा ऑन सब क्लासिफिकेशंस अमंग एससी। कह रहा हमने एडिटोरियल लिखा है सब क्लासिफिकेशन पे। देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरीज में डिवाइड करना किसी भी चीज़ को, है ना, अलग अलग क्लास में। सब क्लासिफिकेशन का मतलब है एक क्लास में भी दूसरी क्लास आप डिवाइड कर दें, शेड्यूल कास्ट में भी आप अलग अलग तरह की शेड्यूल कास्ट बना दें, है ना। तो कह रहे हैं सब क्लासिफिकेशन ऐसी लोगों के बीच में, शेड्यूल कास्ट लोगों के बीच में। अब देखो उसके टाइटल पैराग्राफ में है ना, जो ये टाइटल है इसी में एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक ग्रामर कॉन्सेप्ट तब बताऊंगा जब पहले हम इसका टाइटल पैराग्राफ पढ़ लेंगे। अभी फिर से इसके पास आएंगे, अब इसको पढ़ते हैं। कह रहा है रिविजिटिंग बार ऑन स्टेट्स गिविंग प्रेफरेंस टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग एससीज इज वेलकम। कह रहे जो रीविजिट करने का काम है, फिर से मुड़ करके देखने का काम है, फिर से ख्याल करने का काम है, रिव्यू करने का जो काम है, उस बार को, उस हिंड्रेंस को, उस बैरियर को, उस बैन को जो लगा होता स्टेट्स पे, देने वाली वो स्टेट्स प्रेफरेंस, एक ज़्यादा वरीयता, एक ज़्यादा प्राथमिकता, एक ज़्यादा प्रायोरिटी। और किसको? समाज के मोस्ट मार्जिनलाइज्ड को, समाज के सबसे ज़्यादा हाशिए पे बैठे लोगों को। मार्जिनलाइज्ड मतलब कौन है? ना जिनके पास पैसा है, ना जिनके पास अकल है, ना जिनके पास एजुकेशन है। तो कह रहे समाज के सबसे हाशिए पे बैठे लोगों को। और किन के बीच? एससीज के बीच। कह रहे जो रिविजिट करने का काम है ना, इस बार को, इस बैन को, इज वेलकम, इसका बहुत है स्वागत। समझे इस सेंटेंस को, बहुत गहरा सेंटेंस है। कह रहे ये जो बैन लगा है स्टेट्स के ऊपर, जो देना चाहती हैं प्रेफरेंस को, एक चॉइस को, और किनको? सबसे ज़्यादा हाशिए पे बैठे लोगों को, एससी के अंदर भी। कह रहा है जो रिविजिटिंग करने का काम है ना, जो इस बैन को फिर से रिव्यू करने का जो काम है, इज वेलकम, इसकी बहुत है स्वागत, इसका सब स्वागत करते हैं। समझ गए सेंटेंस को? अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है आपको, है ना। अगर आप समझोगे तो ध्यान से देखना, रीविजिटिंग ही इसका जो है ना हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। रीविजिटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन के आई है, इट इज कॉल्ड अ जीरेंट। अगर जीरेंट आया तो अपनी वर्ब कैसी लेगा? हमेशा सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है यहाँ पे, इज वेलकम। तो रीविजिटिंग इज योर सब्जेक्ट, इज योर वर्ब। अब बीच में आने वाले वर्ब्स, अपने वर्ड्स देखते हैं। बार का मतलब होता है सलाखें। अगर आपको बारों के पीछे डाल दिया जाए तो मतलब आपको सलाखों के पीछे डाल दिया है। अब आपके ऊपर बैन लग गया है, बैरियर लग गया है, ब्लॉकेज लग गई है, अब आप बाहर नहीं आ सकते। तो बार वर्ड को ऐसे रखें आप दिमाग में, जैसे सलाखें होती है ना, वैसे बार का मतलब होता है किसी को सलाखों के पीछे डाला हुआ होना। तो अब इस बार को, इस सलाखों को हम फिर से रिविजिट करने वाले हैं। प्रेफरेंस होती है आपकी वरीयता, प्रायोरिटी, फेवरेट ट्रीटमेंट, है ना। मार्जिनलाइज्ड वो लोग हैं जो हाशिए पे बैठे हैं। पीपल ऑन मार्जिन्स, पुअर हैं, अनएजुकेटेड हैं, ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, डिप्राइव्ड लिखना चाहिए था ना। डिप्राइव्ड है, ना पैसा है, ना अकल है, ना एजुकेशन है, ना पावर है, ऐसे लोगों को कहते हैं हम हाशिए पे बैठे हुए लोग, मार्जिनलाइज्ड पीपल। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। इस मार्जिनलाइज से एक जुड़ा हुआ ना ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ देखोगे, ध्यान से देखना। फॉर द वीकेस्ट, वीक एक एडजेक्टिव होता है, फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है। यहाँ पे देखो गिव प्रेफरेंस टू मार्जिनलाइज्ड। अब देखो टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मार्जिनलाइज्ड नाम का एक एडजेक्टिव। हुआ कैसे? ध्यान से देखना। कभी कभी एडजेक्टिव जो है ना उनके आगे द लग जाता है और वो बन जाते हैं नाउन्स। और ये ऐसे नाउन नहीं होते ऐसे वैसे, ये होते हैं कॉमन प्लूरल नाउन्स। इतना आप जानते हो, मैंने ग्रामर सीरीज में आपको करवाया भी है।
इसमें एक चीज़ जो है मैं बार बार समझाता हूँ, वही मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। अगर इस रूल को आप जानते हो तो इस रूल में कंफ्यूजन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे आपने रिच के आगे द लगाया, इसका मतलब हो गया सभी के सभी रिच पीपल, है ना। जैसे आपने पुअर के आगे द लगाया तो सभी के सभी पुअर पीपल। आपका रूल ये कहता है कि कॉमन प्लूरल नाउन एक क्लास को बताते हैं, इसलिए इनके साथ में वर्ब लगेगी हमेशा प्लूरल, है ना। तो द रिच आर क्रूअल, द पुअर आर काइंड, है ना। इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब्स लगेंगी। पर दिक्कत क्या है, आप इसको पहचानने में गलती कर जाओगे कभी कभी, है ना। आप द और एडजेक्टिव देख के समझोगे कॉमन प्लूरल नाउन बना हुआ है, पर वो एक्चुअल में नहीं होता। एक काम करो, इन 4 सेंटेंसेस में देख के बताओ क्या कौन से सेंटेंस में हमारा रूल अप्लाई होगा। चलो, द रिच मैन इज क्रूअल, द रिच इज क्रूअल। यहां पे देखो क्या पड़ा है, द रिच, द के साथ में एडजेक्टिव आया हुआ है, क्या बन गया, सारे के सारे अमीर लोग, कॉमन प्लूरल नाउन। ये पूरी क्लास को बता रहा है, सब अमीर लोगों की बात कर रहा है। अगर ये सारे अमीर लोग हैं तो वर्ब कैसे सिंगुलर है, वर्ब तो हमेशा प्लूरल आनी चाहिए, तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा आर। पर पहले वाले सेंटेंस में आओगे ना तो यहां पे आप गलती कर जाओगे, द रिच मैन इज क्रूअल। अब आप क्या कर रहे हो, रिच के आगे द देख रहे हो और आप सोच रहे हो चलो ऑलराइट अभी इसको आर में बदल देते हैं, सेंटेंस सही हो जाएगा, पर सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि रिच के आगे एक नाउन रखा है। अब आपका सब्जेक्ट ये मैन है, ना कि ये रिच। तो कॉमन प्लूरल नाउन तभी बनेगा जब उसके आगे नॉट अ नाउन, इसके आगे कोई दूसरा नाउन ना आ रहा हो। अगर दूसरा नाउन आ रहा है तो कॉमन प्लूरल नाउन का फॉर्मूला मत चिपका के आ जाना, ठीक है ना। ये क्या आ गया, वंचित करना, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्या हिंदी में लिखता हूँ तो मैं टाइप करके कहीं और से लाता हूँ कॉपी करके, तो ये वो आ जाता है वापस, है ना। जब कॉमन प्लूरल नाउन बनेगा तो द आएगा पहले, पर उसके आगे एक नाउन नहीं आ रहा होगा। अब वैसे यहाँ देखो, द पुअर वांट्स अ डॉल, ये वाला देखो पहले, द पुअर गर्ल वांट्स अ डॉल, गरीब लड़की को एक डॉल की जरूरत है ना। यहाँ पे गर्ल आपका सब्जेक्ट है, नाउन आ रहा है, ये द पुअर कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है, ठीक है ना। अब गर्ल के हिसाब से वांट्स लगा, ठीक है, पर इसी को मैं ऐसा लिखूं, द पुअर वांट्स अ डॉल, गर्ल को बीच में निकाल दूं, अब द पुअर आपका कॉमन प्लूरल नाउन बन गया। अब यहाँ पे वांट्स नहीं, इसकी जगह सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, दैट इज वांट। आई थिंक समझ गए होंगे। इसी तरह द वीक नीड्स द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग, तो द वीक नीड द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग। इस तरह से कॉमन प्लूरल नाउन चलते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। बहुत बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रामर सीरीज में कवर हो चुका है। आज का क्विज आपका आपके सामने, इसको थोड़ा मैंने गहरा बनाया है ना। आपने सीख तो लिया, पर इसको मैंने थोड़ा सा और गहरा बनाने की कोशिश की है, तो करना। 4 ही क्वेश्चन हैं वैसे इसमें, हाँ 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप एरर्स ढूंढो, लगाना कॉमन प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट और बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे आंसर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, उससे पहले 2 खास चीज़ें। पहले तो आप इस एडिटोरियल को सुबह में मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मालूम चल सकता है कौन सा हम शाम में करने वाले हैं, तो इस ग्रुप से आप जाकर के PDF भी ले सकते हैं और अपने एडिटोरियल को पहले पढ़ करके आ सकते हैं, तो अपने ग्रुप को ज्वाइन करें। दूसरी चीज़, एडिटोरियल तो आप पढ़ रहे हो, पर आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो आपको साथ में ग्रामर को अलग से सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ग्रामर सीरीज अलग से अपने चैनल पे चलाई हुई है, आप जाकर के इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं। देखो ये चैनल है होम पेज, इस पे जाकर के मेन पेज पे ये देखो प्लेलिस्ट रखी है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YT। 23 वीडियोज़ आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट 30 वीडियोज़ हैं इसमें, है ना। तो 7 वीडियो में और पब्लिश करूंगा, तो 70% 80% आप समझे ग्रामर हो चुकी है। तो यहाँ से आप ग्रामर को फॉलो करना सीखें, अगर आप चैनल पे अभी भी नए आए हैं तो। चलिए एक समरी दे रहा हूँ। हुआ क्या, देखो अभी तक शेड्यूल कास्ट जो है ना, शेड्यूल कास्ट, इसमें कोई भी कैटेगरीज नहीं थी, है ना। कोई कम शेड्यूल कास्ट है या कोई ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। इसको करने की कोशिश की गई थी, पर 2004 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बोल दिया था कि इसको आप नहीं कर सकते। अभी पंजाब और कर्नाटका जैसी कुछ स्टेट्स जो हैं, अपने यहाँ की कुछ ऐसी पिछड़ी जातियाँ हैं जिनको आगे लाना चाह रही थी, पर वो शेड्यूल कास्ट में और ज़्यादा पिछड़ी होने के बावजूद उनको अलग से रिजर्वेशन नहीं दे पा रही थी, दोनों के दोनों स्टेट्स। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की एक नई बेंच ने ऐसा बोल दिया कि शेड्यूल कास्ट में भी आप अलग से किसी कास्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन दे सकते हो, जो आपको लगे ज़्यादा पीछे रह गई है दूसरी कास्ट से पीछे। तो अभी इससे होगा क्या,
हमारे 2004 वाले अब 2020 वाले दोनों फैसलों के बीच में टक्कर होगी, है ना। अब दिक्कत ये है कि दोनों ही फैसले 5 जज की बेंच ने दिए हैं और हमारा रूल ये कहता है जिस बेंच में ज़्यादा जजेस होंगे वो वाली बेंच जीत जाएगी। अब दोनों में 5 है। अब होगा क्या, इसको एक बड़ी बेंच को रिफर किया गया है। जैसे ही वहाँ से सही फैसला आएगा अब शेड्यूल कास्ट में भी कुछ लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन मिलने लगेगा। तो ये इसकी समरी है, आप समझ गए होंगे, है ना, कैसे पिछड़े लोगों में से भी पिछड़े लोगों को आगे लाया जाए। आप कोशिश करेंगे इस समरी को कमेंट सेक्शन में डालने की इंग्लिश के अंदर। राइटिंग स्किल्स की मैं वीडियोस हर संडे को पब्लिश कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कैसे इंग्लिश में लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। टोन है इसकी आज की वेलकम कर रहा है, बहुत सारा स्वागत कर रहा है, इस फैसले का वेलकमिंग टोन है। करे द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन cogent reasons for a reconsideration of the verdict given by a 5-judge bench in 2004 that state legislatures have no power to create sub-classifications among the list of scheduled caste notified by the president. कह रहे सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, हैज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है ऐसे रीजंस को, ऐसे कारणों को जो हैं बड़े कोजेंट का मतलब है जिनको सुनते ही आपको यकीन आ जाए, एकदम कन्विंसिंग। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं एकदम यकीन आने वाले कन्विंसिंग परसुएसिव रीजंस को। अच्छा, किसके लिए? एक रिकंसिडरेशन के लिए, फिर से रिविजिट करने के लिए, फिर से ख्याल करने के लिए। किसको? उस वर्डिट को, उस कोर्ट के फैसले को। अच्छा, कौन सा फैसला? जिसको दिया गया 5 जजेस की एक बेंच के द्वारा। अच्छा, कब दिया गया? इन 2004 में। अच्छा, अब क्या कह रहा है इस बारे में, इसका क्या कहना है? वो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का रीजंस का दैट वो ये कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है ना, स्टेट की जो सरकारें हैं उनके पास नहीं है पावर, नहीं है ताकत। और क्यों? ताकि वो बना पाए सब क्लासिफिकेशंस को, सब कैटेगरी को उस लिस्ट के अंदर, अमंग द लिस्ट जो है शेड्यूल कास्ट की, और जिसको नोटिफाइड किया है हमारे प्रधान जो है प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति साहब ने। एक बार पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस छोटा है, लंबा है, पर बिल्कुल सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है बड़े ही अच्छे रीजंस कि हम रिकंसीडर करें कोर्ट के उस फैसले को जिसको दिया गया था 5 जजेस की एक बेंच के द्वारा 2004 में। और फैसला ये था कि स्टेट की सरकार को कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो बना पाए सब कैटेगरीज को उस लिस्ट के अंदर जो है शेड्यूल कास्ट लोगों की, और जिसको नोटिफाइड किया गया है हमारे महामहिम राष्ट्रपति साहब के द्वारा। समझ गए ना? तो पहले 2004 में क्या बोला था? कोई कैटेगरी नहीं बनाओगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? हम तो बनाएंगे, बनानी पड़ेगी। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे। सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट, कौन से कलर में? ग्रीन। और वर्ब आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज गिवन पिंक कलर में। ये ग्रीन, ये पिंक, ये ग्रीन, ये पिंक। अब ऐसे जैसे ग्रीन पिंक देखते जाओगे मेरे साथ, सब्जेक्ट और वर्ब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, है ना। जानबूझ के मैंने इनको अलग कलर दिया हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, इस पर ध्यान दें। अच्छा, दूसरी चीज़, येलो में कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे कि कोजेंट वर्ड है। कोजेंट का मतलब होता है वेरी कन्विंसिंग, जिसको सुनते ही आपको यकीन आ जाए, हाँ बच्चे ये भाई एकदम सच है ना। कन्विंसिंग है, परसुएसिव है, उसको कहते हैं कोजेंट। परसुएड वर्ड को देख लेना, परसुएड करने वाली हर वो चीज़ होती है जिसको सुनते ही आप मान जाएं, उस पर यकीन कर लें। अच्छा, ये रिकंसिडरेशन और रिविजिट में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। रिविजिट और रिकंसिडर, रिव्यू, तीनों का मतलब एक ही होता है, किसी चीज़ के ऊपर मुड़ करके फिर से ख्याल करना। वर्डिट का मतलब होता है कोर्ट का फैसला। इसके बहुत सारे अच्छे सिनोनिम्स हैं, जिनमें से 2 देखने वाले ये हैं अच्छे वाले, एडजुडिकेशन और रूलिंग, है ना। डिक्री, रूलिंग और एडजुडिकेशन, इन तीनों को ध्यान रखें, कोर्ट के फैसले के लिए सोफेस्टिकेटेड वर्ड्स हैं। अच्छा, अब इसमें और कुछ है नहीं देखने वाला, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 5 जज तो समझते हो ना, फिर से नहीं बताऊंगा मैं क्यों यहाँ पे 5 जजेस नहीं लिखा हुआ, आप खुद समझदार हो, 10-20 एडिटोरियल पुराने देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप भी एसएससी वालों के लिए एक वीडियो बना दो। मैं बना देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट तो मैं चाहता भी हूँ बनाना, पर गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप जानते हो, और हमें क्या शपथ दिलाई जाती है, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे ना तो आपको भी प्लेज मिलेगी एक। वो प्लेज आपको ये कहती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप खड़े नहीं होंगे और कभी भी गवर्नमेंट की निंदा नहीं करेंगे, है ना। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर आप ऐसा करते हो, यू आर प्रोन टू डिसिप्लिनरी एक्शन बाय द सरकार, बाय द गवर्नमेंट। तो सब लोग कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूबर हैं, अब अपनी सरकारी नौकरी है यार, अपने ऐसे पंगे ना लें, है ना, अच्छा नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी मेरा सपोर्ट आपके साथ है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, एजुकेशन सपोर्ट जो है ना वो मेरा आपके साथ है। कह रहा 5 जज बेंच हेडेड बाय
Justice Arun Mishra has affirmed the competence of the states to give preferential treatment to the weakest among the scheduled caste without depriving other caste of any benefits। कह रहे 5 जजेस की बेंच जिसको हेड किया गया था महामहिम जस्टिस साहब अरुण मिश्रा जी के द्वारा। कह रहे इस जो बेंच है ना, इस बेंच ने अफर्म कर दिया है, इस बेंच ने कंफर्म कर दिया है। अफर्म करना, कंफर्म करना, रिपीट करना, दोहराना एक ही बात है। तो इस बेंच ने पक्का कर दिया है किस चीज़ को, उस कॉम्पिटेंस को, उस पावर को, उस ताकत को, एबिलिटी को जो है स्टेट की, हमारे राज्यों की। अच्छा, किस काम के लिए? देने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को, देने के लिए खास जो है ट्रीटमेंट को। अच्छा, किसको? ये देनी है द वीकेस्ट को, सबसे कमज़ोर लोगों को। अच्छा, कहाँ पे? अमंग द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर। और कैसे देनी है? बिना डिप्राइव किए, बिना वंचित किए, बिना दूर किए दूसरी कास्टों को, दूसरी जातियों को, बिना दूसरे किसी बेनिफिट के। तो इस जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यही बोला, फिर से इसने दोहरा दिया कि स्टेट्स के पास ताकत है कि वो खास ट्रीटमेंट सलूक दे सकती है किसी वीकेस्ट कास्ट को जो सबसे कमज़ोर हो एससी के अंदर, पर उसको किसी दूसरी कास्ट के बेनिफिट्स को डिप्राइव नहीं करना है। ऐसा नहीं है किसी को नुकसान हो। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर की देखने वाली चीज़ों पे। फिर से ध्यान खींचूंगा मैं। चलो पहले सब्जेक्ट वर्ब देखते हैं ना। बेंच आपका सब्जेक्ट, हैज़ अफर्म्ड आपकी वर्ब। अब अगर आप बिगिनर लेवल के पर्सन हो ना, तो जनरली आप गलती क्या करते हो, ट्रू सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हो। जैसे ये 5 जज है ना, अगर इसको आप सब्जेक्ट समझ लेंगे तो ये हैज़ की जगह आप हैव लगा के आएंगे। ये बहुत अच्छी कन्फ्यूजन है, बिगिनर लेवल की है, आप इसको नज़रअंदाज ना करें, इसकी तरफ ध्यान खींचे अपना, है ना। ट्रू सब्जेक्ट को पहचाने, जैसे कि बेंच आपका ट्रू सब्जेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, प्रेफरेंशियल मतलब जिसमें स्पेशल आप कुछ दें, प्रायोरिटी वाली कोई चीज़ दें, है ना, उसको कहते हैं प्रेफरेंशियल। डिप्राइव किसी को करना, इसका मतलब होता है उसको किसी चीज़ से वंचित करना। इसको ध्यान से देखना है इस वर्ड को। टू डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ से वंचित करना, उससे उस चीज़ को दूर कर देना। जैसे शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग एट 10, 10 साल की उम्र पे वो स्कूलिंग से वंचित हो गई थी। 10 साल की उम्र से उसको स्कूल जाने से मना कर दिया गया था। समझ गए ना? डिप्राइव ऑफ समथिंग। अच्छी चीज़ क्या है, इसके बाद में हमेशा ऑफ आता है, और इसका जो सिनोनिम है स्ट्रिप, उसके बाद में भी हमेशा ऑफ आता है। स्ट्रिप का मतलब भी ये होता है किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती छीन लेना। जैसे ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल हिज पोजेशंस, उसको उससे ज़बरदस्ती डिप्राइव करवाया गया, स्ट्रिप किया गया, उसको उससे ज़बरदस्ती लिया गया जो भी उसके पास पोजेशंस थे, है ना, जो भी उसके पास उसकी जेब में था, घड़ी थी, चश्मा था, वॉलेट था, कार की चाबी थी, जो भी पोजेशन वो रखता था। समझ गए ना? तो इस तरीके से डिप्राइव और स्ट्रिप एक दूसरे की तरह सिनोनिम है और फिक्स प्रपोजिशन ऑफ को लेते हैं। तो डिप्राइव्ड के बाद में देखो, डिप्राइव्ड अदर कास्ट ऑफ एनी बेनिफिट। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करें 100% क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में क्लैरिटी आनी चाहिए, जैसे मेरे दिमाग में है। अब एक छोटा सवाल आपसे मैं करूंगा, इस कास्ट और इस कास्ट में क्या फर्क है? देखो, वैसे तो अगर आप समझदार हो तो ये सवाल आपसे करने की मुझे जरूरत नहीं है, पर फिर भी पता नहीं, अब आपने नहीं देखा है शुरू से ग्रामर को, तो नहीं भी आया होगा आपको समझ में, है ना। देखो, ये मत बोलना सर एक में यही आता है एक में नहीं आता, वो तो मुझे पता है। फर्क इन दोनों में ये है मेरे भाई, ये वाला जो कास्ट है ये एक वर्ब है, ये क्या है? एक वर्ब। और ये वाला जो कास्ट है ये एक नाउन है। नाउन वर्ब से कुछ ज़्यादा अगर आपका मतलब नहीं है तो इसका मतलब समझो नाउन और वर्ब का। ये नाउन का मतलब होता है जाति, कास्ट नाम के नाउन का मतलब होता है जाति, आप कौन सी जाति के हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो। और ये कास्ट का मतलब, वर्ब का मतलब होता है फेंकना। शी कास्ट अ मैजिक ऑन मी, उसने मेरे ऊपर जादू फेंक दिया, है ना, जादू कर दिया मेरे ऊपर। तो कास्ट मतलब एक वर्ब और ये कास्ट मतलब नाउन। इसी से दूसरी वर्ब्स बनती हैं, फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, वो सब की सब इसी कास्ट से बनने वाली वर्ब्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस ई को हमेशा ध्यान में रखें। कह रहा है द कोर्ट हैज नोटेड that the SC list contains many castes and cannot be treated as homogeneous group। कह रहा कोर्ट ने नोट किया, कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, है ना, ध्यान खींचा अपना। और किस चीज़ की तरफ भाई? दैट लगा के बताएगा कि जो एससी की लिस्ट है वो कंटेन करती है बहुत सारी कास्ट को। ये एससी की लिस्ट में बहुत सारी जातियाँ जो है ऑलरेडी कंटेन्ड है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। और कह रहा है ये जो लिस्ट है ना, कैन नॉट बी ट्रीटेड, इस लिस्ट को ट्रीट नहीं किया जा सकता है
एज अ होमोजेनियस ग्रुप, एक होमोजेनियस ग्रुप की तरह। अब देखो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, जिसमें कोई वैरायटी ना हो। आपके पास 10 पेन रखे हैं, सबके सब ब्लू कलर के हैं, सबके सब एक ही ब्रांड के हैं, देन यू कैन से दैट दिस ग्रुप ऑफ पेन्स इज अ होमोजेनियस ग्रुप, है ना। इसमें सब चीजें एक ही वैरायटी की हैं, इसके एक जैसी ही हैं। तो यही कोड का कहना था कि एससी को आप होमोजेनियस ना समझें, कोई एससी बहुत आगे है, कोई एससी आज भी बहुत पीछे है। अब सेंटेंस वर्ब में मिला लेते हैं हमने सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट है कोट, वर्ब है हैज नॉटेड। ऐसी लिस्ट की दो वर्ब्स आई हैं, पहली कंटेन्स, दूसरी कैन नॉट बी ट्रीटेड। कैसे आई है, बीच में एंड नाम की कंजंक्शन लगी है। कल कोई लाइव में पूछ रहा था सर एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ब्स ले सकता है क्या? अरे तुम्हारी इच्छा, जितनी मर्जी दे दो, बीच में कॉमे एंड लगाते जाओ, है ना। एंड लगाया, कॉमा लगाया, जितनी मर्जी वर्ब्स एक सब्जेक्ट को देते जाओ। होमोजेनियस का एक उल्टा होता है हेट्रोजेनियस। इसका मतलब होता है सब चीजें अलग अलग टाइप की, है ना, एक दूसरे से ना मिलती हो, एक ग्रुप में हेट्रोजेनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट those sections within the SC communities to whom reservation benefits had not trickled down and were in the same state of backwardness for decades. सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड, इसने इस चीज को पहचाना है। मेरा आपसे सवाल है, आगे बाद में बढ़ेंगे, इट किसके लिए लगा है? अपने विवेक से मुझे बताएं, इट यहाँ पे किसके लिए लगाया गया है? अरे भाई एससी की बात हो रही है, कोड की बात हो रही है, कोड के लिए हमने इस इट को लगाया है। प्रोनाउन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। कोड ने पहचान लिया है, हैज रिकॉग्नाइज्ड, उस ऑब्लिगेशन को, ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य, आपके ऊपर कोई बोझ, आपका कोई फर्ज। कह रहा कोर्ट ने पहचान लिया है उस फर्ज को जो है हमारे राज्यों का, और है आइडेंटिफाई करने का, ढूंढने का, और किसके लिए? खास ट्रीटमेंट के लिए, है ना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, आइडेंटिफाई किनको करना है? उन सेक्शंस को एससी कम्युनिटी के अंदर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर, टू हुम, जिन तक रिजर्वेशन बेनिफिट्स अभी तक रिस्क करके नहीं पहुंचे हैं, ट्रिकल डाउन नहीं हुए हैं, ऊपर से नीचे तक नहीं आए हैं। और कह रहे वो सेक्शंस जो थे अभी भी उसी स्टेट में, उसी अवस्था में जो है बैकवर्डनेस की, पिछड़ेपन की, और कब से? कई डेकेड से। तो एससी ने क्या बोला? सारी स्टेट्स को बोला कि तुम्हारी ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है, ढूंढो तुम खास ट्रीटमेंट देने के लिए ऐसे ग्रुप्स को एससी के अंदर जिनको आज तक रिजर्वेशन का बेनिफिट ठीक से नहीं मिला है, और जो आज भी उसी पिछड़ेपन में है जो बाबा आदम के जमाने 1960-65 में हुआ करते थे। समझ गए ना? तो हैं ऐसे भी आज भी कई एससी ग्रुप्स। तो कोर्ट ने बोला इनको ढूंढ के लाओ। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे। पहले मैं आपको वोकैबुलरी बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा एरर। जो ढूंढ के बता सके उसका बहुत बहुत स्वागत, है ना। क्या एरर है सेंटेंस में? पहले वोकैबुलरी बता दूं। देखो, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब, रिस्क करके नीचे आना। आपने सरकारी मशीनरी में ऊपर क्या होता है आपने सुना होगा, 100 रुपये जाते हैं तो नीचे 15 रुपये तक पहुंचते हैं गरीब तक, है ना। तो वो अपने जो बोलते हैं ना 100 रुपये ऊपर से आए और 15 रुपये हमें मिले, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना। ऊपर से बड़ी बूंद आई, नीचे पहुंचते पहुंचते वो बूंद छोटी हो गई, क्योंकि बीच में कई लोग थे उस बूंद को चाटने वाले। तो ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है? रिस्क करके नीचे आना किसी चीज का, आगे से आगे एक दर्जे से दूसरे दर्जे पे पहुंचना। इसके सिनोनिम है लीक, ऊज और ड्रिबल। ये ऊज वर्ड को जरूर नोट करना है ना, एसएससी वालों को बहुत प्यारा लगता है वर्ड्स, एसएससी के एग्जामिनर्स को। अच्छा सा वर्ड है, अजीब सा ना, ऊज। ऊज का मतलब ये होता है टपकना। चलो अब देखने वाली चीज आपने देख ली, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें गलती क्या है। गलती ये मेरे भाई, ये वर्ब किसकी वर्ब बनाई इसने? देखो, अगर इसने रिजर्वेशन बेनिफिट की बनाई तो वर्ब इसकी वर्ब बनने से क्या होगा? रिजर्वेशन बेनिफिट्स अभी भी उसी बैकवर्डनेस में है यार, रिजर्वेशन बेनिफिट थोड़ा ना बैकवर्डनेस में। अच्छा, ये इट की बनाई तो क्या कोड बैकवर्डनेस में है? कोड है, इट के लिए आया, इट जो कोड के लिए आया, तो इसकी वर्ब भी ये नहीं हो सकती। तो इसने एक्चुअल में बनाना चाहिए दोज सेक्शंस की, पर ये दो सेक्शंस जो है इस आइडेंटिफाई का वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रहे हैं इस आइडेंटिफाई वर्ब से। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकते। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस वर्ब से पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दैट, है ना। टू हुम रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैड नॉट ट्रिकल डाउन and that were in the same state of backwardness for decades। तो that इस दो सेक्शंस के लिए यहाँ पे ऐड होगा। ये मैंने रात में उठाया 12:30 बजे द हिंदू की वेबसाइट से कॉपी करके, शायद सुबह में न्यूज़पेपर में ये मिसप्रिंट ना भी हो, तो आप चेक करना, शायद इसने दैट घुसा भी रखा होगा सुबह के न्यूज़पेपर के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द बेंच
has disagreed with the formulation in E.V. Chennaiya versus the State of Andhra Pradesh 2004 that classifying scheduled caste into groups amounts to tinkering with the presidential list। कह रहा बेंच ने डिसएग्री कर दिया है, बेंच ने बोल दिया है हम नहीं मान रहे, डिसएग्री हैं। अच्छा किसके साथ? उस फॉर्मुलेशन के साथ, उस फॉर्मूला के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ जो आया था इस केस के अंदर, है ना। ये आप देखते हो ना, एक केसों के नाम होते हैं। E.V. चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सन 2004 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस होगा। तो बेंच ने बोल दिया कि इसमें जो फॉर्मुलेशन, जो फॉर्मूला कोर्ट ने दिया था, हम उससे डिसएग्री करते हैं। अच्छा फॉर्मूला क्या दिया था? फॉर्मूला था दैट ये कि क्लासिफाई करना, अलग अलग क्लासेस में बांटना शेड्यूल कास्ट को, और कैसी? ग्रुप्स की, है ना। कह रहे ये जो क्लासिफिकेशन है ना, जो क्लासिफाई करने का काम है, ये अमाउंट होता है, ये इक्वल टू है, बराबर है छेड़छाड़ करने के, टिंकर विद करने के प्रेसिडेंशियल लिस्ट के साथ। तो कह रहा अगर आपने शेड्यूल कास्ट को अलग अलग क्लासेस में बांटा तो आपने महामहिम प्रेसिडेंट की जो लिस्ट है उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है। 2004 के अंदर ये फॉर्मुलेशन इस E.V. चन्नैया केस में आई थी, और इस हमारी बेंच ने क्या बोला? हम इसको नहीं मानते। अब समझ गए सेंटेंस को अच्छे से? चलो अब वर्ड्स बता देता हूं देखने वाले। बेंच की वर्ब है हैज डिसएग्रीड, क्लासिफाइंग की वर्ब है अमाउंट्स टू। क्लासिफाइंग क्या है? यहाँ पे गैप ले रहा हूं मैं, आप मुझे बताएंगे क्लासिफाइंग क्या काम कर रहा है यहाँ पे। अरे सब्जेक्ट बना हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड होती है, तो जीरेंड है यहाँ पे, है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड। अच्छा वर्ड क्या है? फॉर्मुलेशन मतलब फॉर्मूला। अमाउंट टू को देख लेना, इसका मतलब होता है इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। टिंकर विद एक फ्रेजल वर्ब है, छेड़छाड़ करना, इसके लिए हम बोलते हैं फिडल विद या मेस विद। ध्यान दो तीनों के आगे विद आ रहा है। डू नॉट मेस विद मी, डू नॉट टिंकर विद मी, डू नॉट फिडल विद मी, तीनों का मतलब है मुझसे छेड़छाड़ मत करो, है ना। चलो सिंपल सेंटेंस है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड इन 2018 टू इंट्रोड्यूस आर्टिकल 342A अंडर विच द प्रेसिडेंट नोटिफाइज in consultation with states the list of backward classes with a caveat similar to the ones in respect of scheduled caste article 341 and scheduled tribes article 342 that parliament can make inclusion or exclusions in this list and that once such a list is notified it shall not be varied by any subsequent notification। देखो ये सेंटेंस नहीं है, ये हिमालय पर्वत है, दिखाता हूँ आपको, इतना बड़ा है देखो, है ना। अब क्या करेंगे, इसको डरना नहीं है इससे, बहुत सिंपल सेंटेंस है, छोटे छोटे पीस में आपको तोड़ के बताता हूं, है ना। चलो कह रहे साथ ही साथ ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जा चुका है पैसिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कह रहा हमारे संविधान को अमेंड किया जा चुका है, उसमें संशोधन सुधार लाए जा चुके हैं। कब? 2018 के अंदर। अच्छा क्यों? इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाने के लिए, लॉन्च करने के लिए आर्टिकल 342A को। अच्छा किसके नीचे? अंडर विच, जिसके नीचे प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट साहब एक नोटिफिकेशन निकालता है, किसके नीचे? 342 के नीचे। अच्छा कैसे निकालता है? कंसल्ट करके स्टेट्स के साथ, बातचीत करके राज्यों के साथ। और क्या निकालता है? नोटिफिकेशन है, किस चीज़ को नोटिफाई करता है? ये करता है एक लिस्ट को जो है बैकवर्ड क्लासेस की। अच्छा ये कैसे नोटिफाई करता है? कह रहे ये करता है एक कैविएट के साथ, एक खास कंडीशन के साथ। अच्छा कंडीशन क्या है? कह रहे एक कंडीशन बिल्कुल सिमिलर टू है, बिल्कुल उसी जैसी है, द वंस जो कि हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ संदर्भ में शेड्यूल कास्ट के आर्टिकल 341 और शेड्यूल ट्राइब के आर्टिकल 342। अच्छा ये स्पेशल कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, दैट लगा बता रहा है कि पार्लियामेंट मेक कर सकती है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को इस लिस्ट के अंदर। अगर पार्लियामेंट के मन में आ जाए तो इस लिस्ट में किसी भी जाति को निकाल और बढ़ा सकती है। अच्छा और क्या? और कह रहे जब एक बार ऐसी एक चेंज नोटिफाई हो जाता है, ऐसा एक चेंज पार्लियामेंट कर देती है, इसको वेरी नहीं किया जाएगा, इसको बदला नहीं जाएगा किसी भी बाद में आने वाले नोटिफिकेशन से, सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन से। आया सेंटेंस समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन दिमाग में ना रखें, फिर आएंगे वर्ड्स के ऊपर। कह रहा साथ ही साथ संविधान को संशोधित किया जा चुका है, अमेंडमेंट आ चुकी है 2018 में, ताकि लेकर के आया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए इस आर्टिकल को, जिसके नीचे प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई करते हैं स्टेट वाले लोगों से बातचीत करके
उस लिस्ट को जो है बैकवर्ड क्लासेस की, और ये नोटिफाई करते हैं इस खास कंडीशन कैविएट के साथ, इस एक स्पेशल स्टिपुलेशन के साथ जो कि बड़ी सिमिलर है, बिल्कुल वैसी है जैसी कि आई थी वंश में। और कौन से वंश में? जो इन रिस्पेक्ट ऑफ है, संदर्भ में है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। तो इसी की तरह अब बैकवर्ड कास्ट की भी एक लिस्ट बनेगी। अब देखो ये कैविएट क्या है, ये खास कंडीशन क्या है? खास कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट बना सकती है इस लिस्ट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को, और जब एक बार ऐसा एक चेंज पार्लियामेंट कर देगी तो इसको फिर से कभी चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन के साथ। समझ गए ना? तो कह रहा जो यहां होता था और जो यहां होता था अब वही यहां होने लगेगा। बैकवर्ड क्लास की भी लिस्ट जो है एक जो बनने लगेगी इस आर्टिकल के नीचे। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे। कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ब है हैज बीन अमेंडेड, प्रेसिडेंट की वर्ब है नोटिफाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, पीछे एस देख रहे हो ना। अच्छा, कैविएट वर्ड को नोट करना, रेस्ट्रिक्शन या वार्निंग। कैविएट का मतलब होता है खास कंडीशन है ना, इसको रेस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि ये खास कंडीशन है जो आपको रेस्ट्रिक्ट करती है। सिमिलर, अकिन, एलियन, इन सब के बाद में टू आता है। इन सब का मतलब होता है एक जैसे, एक दूसरे से अलग है ना। सिमिलर टू, एलियन टू, अकिन टू, डिफरेंट टू, फॉरेन टू। चलो, पार्लियामेंट के आगे द ना लगाएं, पर जनरली आप लोकसभा और राज्यसभा के आगे द देखेंगे, पार्लियामेंट के आगे द नहीं लगता। इसको मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा इसका रूल कहाँ पे है, कभी मुझे इसका रूल मिला नहीं, बस ये मुझे मालूम है नहीं लगता इसके आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, कह रहा क्या असर होगा इस ऊपर वाली बात का। लास्ट में देख रहे हो क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अपने सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है, सेंटेंस की हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आई हुई है। तो कह रहा क्या असर होगा इस चीज का। कह रहा द गॉड सेज it could mean that just as the backward list BC list can be divided into backward and more backward, the same can be done among SCs too। कह रहे कोड ऐसा कहती है, अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। कोड ऐसा कहती है कि इसका मतलब ये निकल सकता है, इट कुड मीन कि जिस प्रकार से बैकवर्ड की लिस्ट डिवाइड होती है बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में, उसी काम को किया जा सकता है अमंग एससी लोगों के बीच में भी। तो कह रहे जैसे बैकवर्ड को करते हो वैसे अब शेड्यूल कास्ट को भी मोर शेड्यूल कास्ट और लेस शेड्यूल कास्ट नाम की दो जो ना उसमें अपने कैटेगरीज में बांटेंगे। समझ गए सेंटेंस को, देखने वाला कुछ है नहीं। कुड फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बताता है, यही काम मे भी करता है, यही काम माइट भी करता है, यही काम वुड भी करता है, पर इन सब में कुड की फ्यूचर पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है ना। मे मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम माइट, उससे कम वुड, उससे कम माइट, सबसे लास्ट में कुड। मॉडल की अगली वीडियो प्रोबेबली मैं करूंगा, प्रोबेबली क्या 100% कर ही देंगे इसी वेंसडे को। बुधवार को मॉडल्स की नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ये कुड वुड शुड को अपने हमेशा के लिए जो इसको रेस्ट दे देंगे, अब इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ें। कह रहा एस ईवी चनैया इज also a verdict by a bench with a strength of 5, the matter has been referred to a larger bench। कह रहा है क्योंकि ईवी चनैया वाला जो केस है ना वो भी एक वर्डिक्ट है, वो भी एक फैसला है एक ऐसी बेंच के द्वारा जिसकी स्ट्रेंथ थी 5, जिसमें बंदे थे 5। कह रहा क्योंकि ये भी 5 बंदों की बेंच का एक फैसला है 2004 का, कह रहा इसलिए मैटर को रिफर कर दिया गया, भेज दिया गया है एक बड़ी बेंच के पास। तो इस कोर्ट ने क्या देखा, अब ये 5 बंदों की बेंच से इस फैसले को पलट नहीं पाएंगे 2004 वाले को, इसमें 2 बंदे और बुलाओ है ना, 7 या 9 कर दो, फिर एक नया फैसला पुराने वाले फैसले के ऊपर डाल देंगे। सेंटेंस में देखने वाले सब्जेक्ट चनैया, वर्ब इनके इज, मैटर की सब्जेक्ट की वर्ब है हैज बीन रिफर्ड। वर्डिट ऊपर देख चुके आप, वर्डिट का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, एडजुडिकेशन, डिग्री है ना, ये सारे के सारे रूलिंग इसके सिनोनिम्स हैं। कह रहा इफ द जजमेंट इज रिकंसिडर्ड it would provide welcome relief to states that wish to fulfill their obligation to the caste within the SC communities that have made the least progress। कह रहा अगर जजमेंट को रिकंसीडर किया जाता है, अगर 2004 के चनैया केस को फिर से उठा के देखा जाता है तो क्या होगा, ये देगा, इट वुड प्रोवाइड, ये हमें प्रोवाइड करेगा एक बहुत ही वेलकम रिलीफ, एक ऐसा रिलीफ, एक ऐसी राहत जिसको सब वेलकम करेंगे। और किसके लिए, 2 स्टेट्स, हमारे राज्यों के लिए। अच्छा कौन सा राज्य है, जो कि चाहते हैं, विश करते हैं पूरा करने को, फुलफिल करने को अपने उस ऑब्लिगेशन को, कर्तव्य को, जो कि है उन कास्ट के लिए, उन जातियों के लिए ऐसी कम्युनिटी के अंदर जिन्होंने हैव मेड अभी तक बनाई है सबसे कम प्रोग्रेस, सबसे कम विकास। समझ गए सेंटेंस को, अगर ऐसा जजमेंट रिकंसीडर हुआ तो कई स्टेट्स को राहत मिलने वाली है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें देखते हैं।
ऑब्लिगेशन वर्ड आपको ऊपर भी आ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, बर्डन, आपका जो है ड्यूटी, कर्तव्य, ये सब के सब क्या होते हैं आपके ऑब्लिगेशंस। वुड भी देखो यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, बट वीक फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है। अगर ये वीक ना होती तो हम यहाँ पे मे लगा करके रखा होता हमने। कह रहा इन द प्रेजेंट केस द अफेक्टेड स्टेट वॉज पंजाब विच वॉन्टेड टू गिव प्रेफरेंस टू वाल्मीकिस एंड मजबी 6 अमंग सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC कैंडिडेट्स। इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा हाल के जो केस है ना उसके अंदर, अभी जो आजकल जो बात हो रही है हॉट टॉपिक है, उसके अंदर जो अफेक्टेड स्टेट था, जो प्रभावित राज्य था वो था पंजाब। तो पंजाब से सारा मामला जो है खड़ा हुआ, तूल पकड़ा इसने फिर से। कह रहा वो पंजाब जो चाहता था देना एक प्रेफरेंस को, एक ऐसी वरीयता को, एक ऐसी जो है प्रायोरिटी को इन दो जातियों को, वाल्मीकि और मजबी सिख। अच्छा, किन के बीच? उन सीट्स के बीच जो रिजर्व्ड है SC कैंडिडेट्स के लिए। तो कह रहा पंजाब से, इस पंजाब से ही सारा मामला तूल पकड़ा है इस बार। कह रहा बट द मेजर वाज स्ट्रक डाउन बाय द हाई कोर्ट साइडिंग E.V. चनैया। कह रहा लेकिन जो ये मेजर था, लेकिन जो ये कदम था, इसको स्ट्राइक डाउन किया गया, मार गिराया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। और कैसे किया हाई कोर्ट ने? हवाला देते हुए E.V. चनैया का। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला भाई, E.V. चनैया की एक पूरा हमारे पास वर्डिक्ट लिखा हुआ है, छपा हुआ पड़ा है, उसके हिसाब से ये मजबी सिख और वाल्मीकि को आप जो है पंजाब वाले अलग से रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे। वैसे तो बहुत सिंपल है ना, मैंने फर्स्ट वाला इसलिए लिया क्योंकि सेकंड वाला इससे भी सिंपल है। तो सबको मैं एडवाइस करूंगा सेकंड वाला खुद से पढ़ना, अपनी PDF में आपको अवेलेबल है दोनों। स्ट्राइक डाउन मतलब किसी को मार गिराना, स्ट्राइक मतलब गिराना, डाउन मतलब नीचे, है ना। कैंसल करना, ओवर रूल करना, ओवरराइड करना, इन सब का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक डाउन। कह रहा तमिलनाडु हैज ऑल्सो कार्व्ड आउट 3% कंपार्टमेंट फॉर अरुंधतियार्स, है ना, विद इन द 18% SC कोटा। कह रहा है तमिलनाडु भी कार्व आउट कर चुका है, तराश चुका है अलग से, उसने खोद के निकाल लिया है 3% के कंपार्टमेंट को, 3% के अलग से हिस्से को। किन के लिए? इस स्पेशल कास्ट के लिए। और किसके अंदर? 18% के SC कोटा के अंदर। अब देखो कार्व आउट करना क्या होता है। जैसे एक मूर्तिकार बड़े से पत्थर में से अपनी जो है लगा के अपने इक्विपमेंट, उस पत्थर को तोड़ के एक मूर्ति बनाता है, तो उसको कहते हैं तराशना, है ना। उसी फ्रेजल वर्ब को हम यहाँ पे यूज करके बैठे, कार्व आउट करना। तो इसने क्या किया, तमिलनाडु ने 18% के SC कोटा में से तराश के 3% इस अरुंधतियार्स के लिए अलग कर दिया। तो कार्व आउट वर्ड को समझें, तराश करके किसी चीज को बाहर निकालना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सच अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स विल बी प्रोटेक्टेड if a larger bench overturns the चेन्नैया फॉर्मुलेशन। कह रहा ऐसा अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को अगर आपको हिंदी में समझना है तो ऐसा समझें, किसी को रिजर्वेशन देना दूसरी जातियों के ऊपर, है ना। इसको हिंदी में समझो, देसी भाषा में। तो कह रहा ऐसा रिजर्वेशन देने का जो प्रोग्राम है, कह रहा विल बी प्रोटेक्टेड, इसकी हिफाजत होगी। क्यों? अगर इफ अ लार्जर बेंच ओवरटर्न्स द चेन्नैया फॉर्मुलेशन, अगर एक और बड़ी बेंच ओवरडन कर दे, एकदम सर के बल लुढ़का दे चेन्नैया के फॉर्मूले को, चेन्नैया फॉर्मुलेशन को। ओवरडन करना मतलब क्या होता है? ओवर मतलब घुमा दूं आपको टर्न करके, सर पूरा नीचे और पैर आपके ऊपर, है ना। मतलब किसी चीज को गिराना, ओवरराइड करना, ओवर रूल करना, स्ट्राइक डाउन करना, कैंसिल करना, नलीफाई करना, क्वैश करना, ये सब इसके सिनोनिम है। ओवरडन का मतलब होता है पुराने एक कोर्ट के फैसले को गिरा के एक नया फैसला लेके आना। तो कह रहा है ये फैसला बना रहेगा अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम का, अगर नई बेंच ने चेन्नैया फॉर्मुलेशन को ओवरडन कर दिया, उसको उसने गिरा दिया तो। आगे कह रहा है हाउएवर द आउटकम मे नॉट बी एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग फॉर दलित्स एट लार्ज। कह रहा हालांकि जो आउटकम है, जो नतीजा है, वो नहीं होगा, मे नॉट बी या नहीं हो सकता एक अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, एक ऐसी ब्लेसिंग, एक ऐसी गुडविल, एक ऐसा आशीर्वाद जो अनमिक्स्ड हो, है ना। और किन के लिए? दलित्स के लिए एट लार्ज इन जनरल। कहने का मतलब क्या है? दलित्स के लिए अनमिक्स्ड ब्लेसिंग नहीं आएगी, इससे मिक्स्ड ब्लेसिंग आएगी। इनको ऐसा लगेगा कि हमारा कुछ फायदा भी हुआ और हमारा कुछ नुकसान भी हुआ। ये फैसला हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो, पर इससे बाद में आने वाले फैसले हमारे नुकसान वाले भी हो सकते हैं। तो एक मिक्स्ड सी फीलिंग दलित्स को आने वाली है इसके आउटकम से। अब देखो सेंटेंस पे देखने वाली चीजें, अनमिक्स्ड एक एडजेक्टिव है, ब्लेसिंग से पहले आया हुआ है। अच्छा, ये मे क्यों लगाया यहाँ पे?
पॉसिबिलिटी बता रहे हैं फ्यूचर की, पर बड़ी ही हार्ड पॉसिबिलिटी है। थोड़ी कम होती ना तो वुड लगाता, उससे कम होती तो माइट लगाता, उससे भी कम होती तो कुड लगाता। समझ गए ना, मे, कुड, माइट, कुड, ये सब फ्यूचर को बताते हैं। अब देखो एट लार्ज, इसको मैंने आज मार्क नहीं किया, कहीं लिखना साफ साफ नोटबुक के लास्ट में। एट लार्ज के दो मीनिंग होते हैं, एक तो इन जनरल, दूसरा क्या है फरार, है ना। अगर मैं किसी को बोलूं ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, है ना, देखो जैसे जेंटलमैन भी छोड़ दो, एट लार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन जनरल, है ना। अगर मैं इसके आगे जेंटलमैन लगा दूं तो एक इडियम बन जाएगी, फ्रेज बन जाएगा जेंटलमैन एट लार्ज। उसका मतलब क्या है, अ जेंटलमैन इन जनरल। अब इसका सही मतलब ये होता है, आप एक ऐसे आदमी हैं जिसके पास बहुत पैसा है और काम करने को कुछ भी नहीं है। समझ गए ना, बड़े रईस तरह के लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। तो जेंटलमैन एट लार्ज समझे, एक मोटे तौर पे इन जनरल एक जेंटलमैन आदमी। अगर कोई क्रिमिनल एट लार्ज होगा तो वो क्रिमिनल फरार होगा। एट लार्ज का मतलब तब क्या आ जाएगा, आप फरार हैं, एकदम फ्यूजिटिव हैं। तो इस वर्ड को समझना, इसके दो मीनिंग है, कंफ्यूज ना होना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लिखना भूल गया, नहीं तो नोट्स में डाल देता आज, है ना। कह रहा recent jurisprudence is veering towards the view that the creamy layer concept should be applied to SC/ST candidates too। कह रहा हाल की जो jurisprudence है, इस वर्ड को समझो, बहुत अच्छा वर्ड है। जूरी मतलब फैसला, प्रूडेंस मतलब सावधानी। jurisprudence का मतलब होता है पिछले कई सारे फैसलों से मोटे मोटे पॉइंट्स को निकाल करके एक छोटी सी किताब बना देना अपने दिमाग में कि इसके हिसाब से हमें आगे के फैसले देने हैं, है ना। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है पिछले फैसलों को लेकर के आगे के फैसलों को बनाने का सिद्धांत। कह रहा हालांकि हाल के जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, हाल में जो पिछले आए हुए फैसले हैं मोटे मोटे, वो वेयर कर रहे हैं, वो मुड़ रहे हैं, और किसकी तरफ, इस नजरिए की तरफ, दैट वो ये कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होना चाहिए पैसिव वॉइस में SC/ST कैंडिडेट्स के ऊपर भी। अब आप खुद समझदार हो, क्रीमी लेयर क्या होती है ना। ये कहता है कि SC/ST के पास भी, किसी के पास खूब पैसा हो, कोई बड़ा अफसर बन जाए तो उसको भी आरक्षण मिलना बंद होना चाहिए, ये कहती है रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड देखने वाला जूरिस्प्रूडेंस समझा दिया मैंने आपको, है ना। प्रूडेंस मतलब केयरफुलनेस, वेयर करना मतलब मुड़ना। आगे कह रहा है गिवन द ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन दलित्स कंटिन्यू टू फेस, it is a moot question whether this is the appropriate time to begin excluding some of them on the ground that they are better off than the rest of the community। अब देखो ये कंट्रोवर्शियल लाइन है बहुत, है ना, आपके आधों को पसंद आएगी, आधों को नहीं आएगी। करेक्ट गिवन जो दिया गया देखते हुए, इस ऑपरेशन को, इस दमन को, इस सप्रेशन को, है ना, दमन समझते हैं ना, किसी को दबाना। करेक्ट दिया गया देखते हुए जो ऑपरेशन है और जो मार्जिनलाइजेशन है, जो हाशिए पे ले जाने का काम है, जो डिप्राइव करने का काम है दलित्स को, वो कंटिन्यू है जो अभी फेस करना, है ना। करेक्ट देखते हुए जो ऑपरेशन और जो मार्जिनलाइजेशन है, जो दलित आज भी जारी हैं सामना करना। करेक्ट इसको देखते हुए ये एक बड़ा ही मूड और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हाँ के ना, वेदर, हाँ के ना, कि ये सही वक्त है कि नहीं, दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम, कि हम बिगिन करें, शुरुआत करें, बाहर निकालना इनमें से कुछ को इस ग्राउंड पे, इस आधार पे कि वो हैं, दे आर बड़े ही बेहतर, अच्छे, बेहतर, और किसके मुकाबले, बाकी रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के मुकाबले। तो कह रहा आज भी इस चीज़ को देखते हुए कि SC में दलित से कई लोग जो हैं वो आज भी फेस कर रहे हैं ऑपरेशन और मार्जिनेशन को। तो कह रहा बड़ा ही सवालिया क्वेश्चन है ये, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मूड क्वेश्चन है कि क्या अब सही वक्त आ गया है कि कुछ लोगों को इस आधार पे SC के बेनिफिट ना मिले कि वो बहुत बेहतर हैं बाकी SC कम्युनिटी से। समझ गए सेंटेंस को। अपने आप में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आधे लोग कहते हैं मिलना चाहिए, आधे लोग कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। वर्ड्स बता देता हूँ देखने वाले, है ना। मूड का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल, अनसेटेबल, अनसेटल्ड, अनरिजॉल्व्ड, है ना, ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई सुलझना आपको नहीं दिख रहा दूर दूर तक, है ना। अच्छा, ऑपरेशन मतलब दमन, जब आप बेटर ऑफ होते हैं, जब आप बेटर ऑफ होते हैं तब आप बेहतर होते हैं, है ना। आई एम बेटर ऑफ विदाउट हर, मैं उसके बिना ही बेहतर हूं, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है वर्ड्स ऑफ, आई एम वर्ड्स ऑफ विदाउट हर। तो आप ध्यान दें, इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज की हमने, बेटर भी कंपैरेटिव, वर्ड्स भी कंपैरेटिव। चलो, कह द कंसर्न शुड बी लेस अबाउट द क्रीमी लेयर ऑक्यूपाइंग पोस्ट अंडर द SC कोटा and more about ensuring adequate representation to the most marginalized among Dalits। कह रहा है जो कंसर्न है, जो चिंता है, शुड भी वो होनी चाहिए, कम लेस। अच्छा, किस बारे में, इस बारे में कम होनी चाहिए कि क्रीमी लेयर जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है पोस्ट को SC कोटा के अंदर। कह रहे ये चिंता हमारी आज की डेट में कम होनी चाहिए कि कहीं कोई क्रीमी लेयर वाला
SC कोटा को अवेल तो नहीं कर रहा। और कह रहा मोर ज़्यादा किस बारे में होनी चाहिए, अबाउट इस बारे में कि हम इंश्योर करें एडिक्वेट भरपूर रिप्रेजेंटेशन को, प्रतिनिधित्व को, और किसके, मोस्ट मार्जिनलाइज्ड के, सबसे हाशिए पे लोगों के, दलित लोगों के अंदर। तो कह रहे इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, क्या कोई दलित पैसे वाला है या क्रीमी लेयर वाला है या नहीं। अभी बड़ा सवाल ये है जो पीछे रह गए हैं दलित, उनको कैसे आगे लाया जाए, उनको कैसे नौकरियां दिलाई जाए। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल है आज का ट्यूटोरियल, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम है नहीं। पार्सिंग की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं आप, मैं हर संडे को कर रहा हूँ, वीक में एक बार, कल भी आई थी, है ना। आपको अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखना है, कल एक बंदा कमेंट में लिख रहा सर आपने पार्ट ऑफ स्पीच तो मुझे बताया नहीं। अरे ये नाउन है, ये वर्ब है, ये साथ में इनकी मीनिंग बता देता हूँ। अगर हर वर्ड को मैं अगर करने लगूँ ना ब्रेक, तो 6 घंटे की क्लास हो जाएगी। इसीलिए मैं एक छोटी सी क्लास अलग लेके आता हूँ वीकेंड पे, जिसमें मैं हर वर्ड को पार्स करके बताता हूँ। तो उस क्लास का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, चैनल पर रखिए। जरूर से शुरू में नहीं बोलता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ, एक लाइक देना और एक शेयर देना वीडियो को, अगर आपको पसंद आई हो तो। फिर मुलाकात लूँगा कल, तब तक के लिए साइनिंग आउट।